क्या टाइम ही नहीं मिल रहा है। आए रात को घर जाते हैं और कहाँ। हेलो, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दांत के हेलो दांत का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। देखिए दांत में आपका ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था। इस बार के एग्जाम में आया था कि दांत का सबसे पहला परत को क्या कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इनामेल आया हुआ था, और दूसरा परत डेंटिन और तीसरा पल्प। अब दांत के भाग को समझना है। देखिए दांत को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग आपका क्या है, ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे इना में लिखे हुए हैं। और आंतरिक भाग क्या है, हाँ डेंटिन। बुक में कहीं कहीं डेंटाइन भी लिखा रहता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है, तो डेंटिन या डेंटाइन। तो आंतरिक भाग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो बाहरी भाग एनामेल और आंतरिक भाग डेंटाइन। अब आपको याद रखना है कि एनामेल किस चीज से बनता है। तो एनामेल जो है कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से। और डेंटाइन किसी से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है। और कैल्शियम एपेटाइट जो है जो सबसे कठोर होता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सबसे ऊपरा परत सबसे ज्यादा कठोर, और इसके बाद वाला परत जो होता है वो इसके अपेक्षा जो है कठोर नहीं होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता है, कम कठोर होता है। बात समझ में आया। और आप सब लोग को ये याद रखना है कि जो भी इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर ये उत्तक बना है, और जिस ये उत्तक जो बना हुआ है इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में ये कोशिकाएं किन चीजों से बनी हुई हैं, कैल्शियम से। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें ये चीज समझ गए। एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आपको पूछ सकता है कि दांत का कौन सा परत जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है, तो ये आपको एनामेल। और सबसे जो मुलायम होता है वो पल्प होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं दांत के प्रकार को। दांत के प्रकार में दांत को दो प्रकार होते हैं। एगो क्या होता है, मोनोपियोडोंट, और एगो होता है डाइपियोडोंट। समझ में आया। मोनोपियोडोंट यह एक बार ही निकलता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। और डाइपियोडोंट दूध के दांत जो 2 बार निकल सकता है, 12 वर्ष में टूट जाते हैं, और कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जीवन काल में कुल दांत कितने हमको मिलते हैं, 52। कैसे 52, तो समझिए। पहले बच्चा का सबसे पहले जब दांत निकलेगा तो दूध का दांत निकलेगा। गलती से अगर वो दांत टूट भी गया तो फिर से उसी उम्र में उसका दांत वहां पे फिर हो सकता है, दूध का दांत। समझ में आया। दूध के दांत 2 बार मतलब उग सकता है, ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो एक ही बार होता है। और 12 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उसके बाद जब दांत निकलना शुरू होता है तो ये कहाँ तक पहुंचता है, 32 तक। इन्हें कि एक ही बारे में 32 को उग जाएगा, धीरे धीरे करके उगेगा। क्लियर हुआ। अब सुनिए ध्यान से। भाई आगे का जो दांत देख रहे हो, 4 गो सामने का, आगे का ही 4 गो देख रहे हो। दांत का आगे वाला 4 गो हिस्सा, नीचे और ऊपर। बात समझ में आया। इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, कृतक, या इसको आप बोल सकते हो नोज टीथ। बात बुझाया। आगे के 4 गो जो दांत है आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है, इंसीजर। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी, 8। 4 नीचे और 4 ऊपर होता है। इनका काम क्या है, तब भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो भोजन को अगर काटना हो तो आगे के 4 दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले, उसी के जरिए हम भोजन को क्या करते हैं, काटते हैं। अब सुनिए,
इन चारों के अगल बगल दांत देख रहे हो, दो गो, इनको हम लोग रदनक कहते हैं या कैनिन कह सकते हैं, जिसको आई टीथ भी कहा जाता है। भोजन को फाड़ने का काम करता है, इसका काम है फाड़ना भोजन को। मांसाहारी जीव में बड़ा और शाकाहारी जीव में छोटा। आप देखिएगा शेर का दांत अगर आप देखेंगे तो 4 गो है, बीच में ऐसा का रहेगा, और इसके बाद इधर वाला और इधर वाला ये बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। या अधिकतम जो जानवर होते हैं, कुत्ता का भी देखिएगा तो ये अगल बगल वाला जो कैनिन होता है यानी कि रदनक, ये बड़ा बड़ा होता है, और हम लोगों में ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। खास करके मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन शाकाहारी में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी संख्या कितनी, 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। आगे समझिए, इसके बाद इन दोनों छोटों को छोड़ दीजिए, हाई दो को जो देख रहा है सब, फिर इधर दोनों दूर वाला, तो इसको हम लोग आंत चवर्णक या प्रीमेलर कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर है ना, या चिक टीथ भी कह सकते हो। भोजन को चबाने का कार्य है, यह बच्चों में नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं 12 साल से कम के या 12 साल के करीब के, तो उनमें ये वाला दांत होता ही नहीं है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। और भोजन को चबाने के, जैसे जैसे आप 12 से अधिक उम्र के होंगे आप, तो ये धीरे धीरे दांत जो है उगेगा। और इसकी संख्या कितनी होती है, 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। अब आगे समझिए, इसके बाद इधर वाला है 3 गो दांत और इधर वाला है 3 गो दांत। यह जो देख रहे हो यह बच्चों में नहीं होता, यह भी बच्चों में, तीर का चिन्ह है, इसको स्याह मत कर लेना, यह बच्चों में नहीं होता है। और इनको भी हम लोग क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं, या विजडम टीथ भी कहा जाता है। विजडम टीथ क्यों कहते हैं समझो। 24 वर्ष का जब उम्र होता है तो उस कंडीशन में ये दांत जो है उगना शुरू करता है। आपका जब उम्र 24 होगा, 18 वर्ष तक जब आप 18, 19, 20 वर्ष का जब होइएगा तो उस समय आपका हई सब दांत डेवलप करेगा, हई थोड़ा थोड़ा आएगा। और जैसे ही 24 वर्ष के उम्र में आप आइएगा तो लगभग हई तीनों दांत जो है वो आपका उभरना शुरू होगा। और यही दांत पहचान होता है आदमी के मैच्योरिटी का, है ना। जब ये दांत उगने लगेगा तो हम उनके बातों को बताएं, जैसे कि आपके अंदर समझ विकसित होगा, क्योंकि आपका उम्र जब 24 के करीब में आएगा, तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। आप अभी बच्चे हैं, जिस दिन आपका उम्र 24 पार करेगा तो उसके बाद आपका सोचने का क्षमता, बात करने का क्षमता, ये सब चीजें जो होंगी वो चेंज होने लगेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता होगा किसी भी बात को लेकर के। जल्दी गुस्सा आ जाने के बाद इसके अलावा कभी कभी आपका कोई दोस्त या कुछ दिखा दिया, है ना, हंसी मजाक कर दिया, तो गुस्सा खत्म भी हो जाता होगा। ईगो बहुत ज्यादा रहता होगा। ईगो समझते हो ना, हाँ वही कहने का मतलब है कि एक बार ठान लिए कि हम उससे नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। मान ली किसी से झगड़ा हो गया, तो ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें होती हैं इस उम्र में। लेकिन जब आपके अंदर समझ विकसित होने लगेगा, उस वक्त सोचने की जो क्षमता होगी और जो अभी है, दोनों में बहुत फर्क होगा। उसी को हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। अभी आप कुछ भी फैसला लीजिएगा वो सही फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगा तो जो भी फैसला लीजिएगा उसमें दम होगा, सोच समझ के आप फैसला लीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले अपने गार्जियन से राय विचार करिएगा कि हाँ ये बिजनेस किया जाए या नहीं किया जाए। फिर आप अपने से सोचिएगा कि हम ये काम करेंगे तो हमको लाभ होगा या हानि होगा, बहुत दूर दूर तक आप सोचिएगा। और इसीलिए ये जो दांत है उसी उम्र में, जिस उम्र में आपको ये समझ विकसित होता है, उसी उम्र में ये बढ़ना शुरू करता है। इसीलिए इसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। बात समझ में आया। और ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और इनकी संख्या टोटल 12 होती है, 6 नीचे होता है और 6 ऊपर होता है। ये बात समझ में आ गया। तो दांत के कितने भाग होते हैं बताइए। देखिए दांत के भाग 2 होंगे, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये दोनों लगभग कैल्शियम से बने होते हैं। सबसे कठोर क्या होता है, इनामेल होता है। फिर दांत के प्रकार में आगे का जो 4 गो दांत है उसे हम इंसीजर या कृतक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 8।
फिर उन चारों के अगल बगल इंसीजर के बगल में जो होता है उसे रदनक कहते हैं, और इनका काम है भोजन को फाड़ना, और मांसाहारी में ये दोनों का बड़ा होता है और शाकाहारी में छोटा होता है। फिर उनके बाद दूधू को जो बगल में होता है उसको आचवर्णक कहते हैं या प्रीमोलर कहते हैं। इनका काम क्या है? भोजन का चबाना। और इसके बाद जब आप मनुष्य के अंदर मैच्योरिटी आती है तो उस वक्त दांत जो होता है वो ये धीरे धीरे 24 वर्ष के उम्र में बढ़ता है। ये बात समझ में आया? और टोटल मिला करके इधर 16 और फिर ऊपर 16, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद के टॉपिक को समझते हैं। अब हम लोग को जानना है श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको सवाल एग्जाम में आता है, दीर्घ उत्तरीय में भी आता है और लघु में भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। श्वसन एक अपचायी कैटाबोलिक, इंग्लिश में बोल सकते हो, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। अपचायी क्यों बोल रहे हैं? श्वसन एक अपचायी यानी कैटाबोलिक क्यों है? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद अंदर शरीर में CO2 बनता है और फिर CO2 को हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का मिलना, किसी चीज से मिलना, ये अपचायी कहलाता है। अपचायी बोलने का मतलब किसी चीज में क्या जुड़ जाना? ऑक्सीजन का। किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसे सीधा हम अपचायी बोल सकते हैं या कैटाबोलिक बोल सकते हैं। तो कैटाबोलिक जो है प्रक्रिया है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है? ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन जुटता है। क्लियर हुआ? जिसके कारण ऊर्जा तथा ऊष्मा निकलता है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। मतलब ये कि अगर आप सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन गया, हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्बन है उससे मिला, और जब मिला तो उस दौरान CO2 बना। जब मिलता है तो उसी वक्त गर्मी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, और गर्मी उत्पन्न होने से हमारे पूरे शरीर की गर्मी कायम रहती है। अगर ये श्वसन की क्रिया न हो तो आदमी का शरीर अचानक से ठंडा हो जाएगा। ठंडा पड़ जाने का मतलब हुआ कि श्वसन की क्रिया का बंद हो जाना। गर्मी मिलती कैसे है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है, सी से अभिक्रिया करता है कार्बन से, तो उसी वक्त हमारे शरीर को क्या मिलता है? गर्मी मिलता है। गर्मी निकलने को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब गर्मी का निकलना। तो याद रखें श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ये याद रखेंगे। और जब भी ऐसा होता है तो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने का मतलब हुआ गर्मी मिलना, क्योंकि गर्मी ही क्या है? ऊर्जा है। अब आपको ध्यान से समझना है कि ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हिस्सा लेते हैं, उसी को समझना है। पूरा अगर श्वसन हो रहा है तो श्वसन अंग जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। जो स्तनधारी होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि स्तनधारी कौन होता है, तो अब ध्यान से समझिएगा। स्तनधारी का मतलब समझ रहे हो? जिनके शरीर में सीना हो, जैसे हम लोग के शरीर में सीना होता है, तो सीना अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे कि हम स्तनधारी हैं। अब आप कोई जीव ले लीजिए, जैसे कि आप सांप ले लीजिए, क्या उनमें सीना होता है? क्या नहीं। माने सीधे सीधे समझिए, जिसके शरीर में सीना है, छाती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? स्तनधारी। तो हम लोग के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में स्तन पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग स्तनधारी हो गए। तो याद रखें, जो स्तनधारी होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। यानी हमारे शरीर में श्वसन जिसके द्वारा होता है उसका नाम क्या है? फेफड़ा। इंग्लिश में लंग बोल सकते हैं, लंग। ठीक है। अच्छा, कीट, जो कीट होते हैं वो सांस लेते हैं श्वास नली से। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। कीट का मतलब हो गया जैसे तेलचाटा हो गया, तेलचाटा के अलावा उसके जैसा और भी कीड़ा मकोड़ा हो गया, वो सारी चीजें जो होंगी वो अपने ट्रैकिया से, यानी कि श्वास नली, खाली श्वास नली रहेगा, उसमें थोड़ा सा होल रहेगा, उसी के जरिए वो ऑक्सीजन खींचेगा और CO2 बाहर करेगा। तो ट्रैकिया के द्वारा ये सांस लेते हैं। जलीय जीव जैसे कि मछली हो गया, तो मछली जो होते हैं वो सांस लेते हैं किस चीज से? गिल्स से। गिल्स को आप और क्या कह सकते हैं? क्लोम। क्लोम कहो या गिल्स कहो। क्लियर हुआ? अच्छा, मेढक,
ये एक ऐसा जीव है जो सांस किस चीज से लेता है, त्वचा से। और टेडपोल जो है वो किस चीज से लेता है, गिल्स से लेता है। टेडपोल समझते हो? टेडपोल नहीं समझते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। टेडपोल आप देखे होंगे, मैं ऐसे ही याद दिला रहा हूँ। आप कभी भी ऐसे पानी को देखिएगा जहाँ पे बहुत दिनों से पानी इकट्ठा हो, थोड़े से जगह में, ठीक है, और उसमें आप देखिएगा कुछ मछली टाइप का जीव चलता हुआ नजर आएगा, छोटा छोटा, इस टाइप का, और ऐसे पोंछ निकला हुआ रहता है, कुछ इस टाइप का निकला हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि मछली है, समझ में आया? मछली जैसा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल। एक और मजेदार बात सुनो, असल में वो जो टेडपोल देख रहे हो वो मेढक का बच्चा होता है। बात बुझा? वही बड़ा होता है तो क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। पहले ये मछली जैसा रहता है, बाद में बड़ा होता है, मेढक बन जाता है। तो इसीलिए याद रखना, मेढक एक ऐसा जीव है जो फेफड़ा नहीं, जो गिल्स से भी सांस लेता है और साथ ही साथ त्वचा से भी सांस लेता है। त्वचा से जैसे माटी के अंदर रहेगा तो माटी के अंदर छिपे हुए ऑक्सीजन जो भी है उसको अपने पूरा शरीर के त्वचा से ही खींच लेगा और उसका श्वसन हो जाएगा। और जब ये बच्चा रहेगा तो इसको पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये श्वसन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम समझेंगे एक प्रक्रिया जिसका नाम है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग शब्द आप सुने होंगे बहुत बार, ठीक है, जिसका हिंदी होता है श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास क्या है पूछ दिया जाए कि श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, ब्रीदिंग से, तो सांस लेने और सांस छोड़ने, इन दोनों प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब दोनों को मिला करके, ये वो नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों को मिला करके कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। अब ब्रीदिंग जो होता है ये दो तरह से होता है। एक होता है निश्वसन माने इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन, निश्वसन। निश्वसन निश्वसन दोनों में फर्क समझ में आया? देखो इसमें एक्स लगा है और इसमें इन लगा है। शुरू में एस्पायरेशन तो सब में है, देखो एस्पायरेशन इसमें एक्स में एस छिपा हुआ है, तो एस्पायरेशन इसमें भी है, एस्पायरेशन इसमें भी है। इनमें इन है और इसमें क्या है, एक्स है। इन मतलब होता है अंदर और एक्स मतलब होता है बाहर। तो सांस अंदर लेना इंस्पायरेशन यानी कि निश्वसन, और सांस बाहर छोड़ना निश्वसन एक्सपायरेशन। तो आप सीधे सीधे समझिए ब्रीदिंग क्या है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? अब सांस जब हम लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं तो ये सांस कहाँ तक जाती है और फिर कहाँ से आती है, उसका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। मार्ग को एकदम बढ़िया से समझिएगा। श्वसन मार्ग मतलब किसे कहना चाहिए, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब अगर हम सांस लिए तो सांस लेने के बाद ये सांस हमारे शरीर में जहां जहां जाएगा, ये पूरा मार्ग जो रास्ता है उसे हम श्वसन मार्ग कहेंगे। और श्वसन मार्ग देखिए कहां से शुरू होता है। सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब नाक का छिद्र, समझ में आया? यानी कि श्वसन का पहला मार्ग जहां से शुरू होता है वो नाक का क्या है, छिद्र है। अब आपको लग रहा होगा नाक का ये दोनों वाला जो छिद्र अंदर की तरफ, नाक के अंदर यहाँ पर है छिद्र, समझ में आया? हाँ, उस जगह पर वही नासा छिद्र है। नासा छिद्र के बाद जो है नासा कपाट। अब नासा कपाट कहाँ से है, तो भाई अंदर से छिद्र हो जाने के बाद कंठ के नजदीक में, हमारा जो कंठ के नजदीक है वहां भी एक छोटा सा होल होता है, जो सांस अंदर की ओर, जब आप सांस लीजिएगा ना नाक से तो आपके मुंह के अंदर ही वो हवा जाएगा, समझ में? तो मुंह के अंदर जिस रास्ते से वो पहुंचता है, ठीक है, वो रास्ता जो पूरा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नासा कपाट कहेंगे। क्या ये बात समझ में आया? नासा छिद्र यहाँ पर, और मुंह के अंदर वाले से लेकर के यहाँ तक के बीच अंदर तक का जो जगह है उस पूरे जगह का नाम नासा कपाट।
ग्रसनी, ग्रसनी मतलब ये वाला ग्रास नली, याद आया, ग्रसनी, ये ग्रसनी हो गया। और ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र। आप स्वर तंत्र पता है किसको बोलते हैं? गला को बोलते हैं। गाना किस चीज से गाया जाता है? गला से और पेट से, दोनों से गाया जाता है। तो हम जो बोलते हैं वो गला से बोलते हैं, हमारा गला बजता है तभी तो हम बोल पाते हैं। तो गला को ही क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। तो अब ये सांस जो हम लिए वो पहले नासा छिद्र में इन किया, नासा कपाट में आया, नासा कपाट के बाद कहाँ प्रवेश कर रहा है? ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद गला के पास आया, यानी कि स्वर तंत्र। स्वर तंत्र हो गया। अब श्वास नली मतलब सीधे सीधे समझ लो, यहां से लेके नीचे तक हम लोग है जो पकड़ते हैं, है ना, यही वाला लाइन, ये देखो हई टाइप का जो देख रहे हो ना, इसको पकड़ोगे तो तुम्हें बुझाएगा कि हाँ इस टाइप का, मतलब इसको समझ सकते हो, ट्यूब टाइप का ऐसे बांधा हुआ है इस पर, जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली। तो देखो इसके ऊपर आपका ग्रास नली है, यानी कि ग्रसनी है, और ग्रसनी के ऊपर आपका क्या था? स्वर तंत्र। और स्वर तंत्र के बाद ग्रसनी के अंदर ही, ग्रसनी में ही स्वर तंत्र है, और साथ ही साथ इसके पहले नासा का पाठ है, और इसके बाद शुरू हो जाता है क्या चीज? श्वास नली मतलब ट्रैकिया, ये वाला, ये यहाँ जो हिस्सा देख रहे हो ना, हाँ ये ट्रैकिया है। अब आप ध्यान से समझिए, ट्रैकिया के बाद जो होता है वो होता है ब्रोनकाई। तो ट्रैकिया जब अंदर जाएगा तो यहाँ से 2 पाइप निकला हुआ है, ऐसे अंदर से, यहाँ से 2 पाइप, ये वाला, इन दोनों पाइप को हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। देखिए ये जो ब्रोनकाई देख रहे हो, ब्रोनकाई ये वाला, ट्रैकिया 2 पार्ट में बट गया, एक इधर और एक इधर, इन दोनों का नाम ब्रोनकाई है। अच्छा, ब्रोनकाई के बाद ब्रोनकियोलेस, मतलब अब आप ध्यान से समझिए, ये जो ब्रोनकाई है इसमें भी अलग अलग तरह के पाइप निकले हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जो पाइप निकले हुए हैं, इधर भी निकला हुआ रहता है और इधर भी निकला हुआ रहता है। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोनकियोलेस बोलते हैं। देखिए ब्रोनकियोलेस, तो ब्रोनकाई जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया 2 भाग में बटा, दोनों भाग का नाम क्या है? ब्रोनकाई। और ब्रोनकाई फिर अलग अलग उसमें पाइप निकले हुए रहते हैं, जिसको हम लोग ब्रोनकियोलेस कहते हैं। बोलिए क्लियर हुआ? अब देखिए ब्रोनकियोलेस जो होते हैं, आगे गुच्छा जैसा उनमें डिजाइन बना हुआ रहता है, गुच्छा जैसा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सब, ये बात समझ में आ रहा है? और ये जो गुच्छा जैसा बन रहा है इसको अल्वियोली कहते हैं, और नहीं तो वायु कोष्ठक बोलते हैं। अल्वियोली बोलते हैं और नहीं तो वायु कोष्ठक, ये जो गुच्छा जैसा बना हुआ है। अब उसके बाद ये यहां से, इसमें अंदर खून रहता है, ब्लड, ठीक है। और ये जो सांस होता है हमारा, वायु कोष्ठक से कहाँ पे मिल जाता है? खून में मिल जाता है। और खून में बहुत सारे सेल्स होते हैं खून के, उस सेल में मिल जाते हैं, और सेल से फिर कहाँ पहुंचते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है, तब वो ऊर्जा बनाता है। बात समझ में आया? और ऊर्जा बनाता है तब हमारे पूरे शरीर को ये ऊर्जा मिलता है। तो ये तो संक्षेप में पढ़े। संक्षेप में तुमने देखा कि श्वसन मार्ग देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है। एक नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट अंदर की तरफ, फिर ग्रसनी, ग्रसनी में है क्या चीज? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद शुरू होता है श्वास नली। श्वास नली जा करके 2 भाग में बटा, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई में भी अलग अलग पाइप है, उसको ब्रोनकियोलेस कह रहे हैं। ब्रोनकियोलेस के मुंह पर फूल जैसा गुच्छा बना हुआ है, वो वायु कोष्ठक नहीं तो अल्वियोली बोल सकते हो। और फिर वहां से सांस जो निकलता है यानी ऑक्सीजन, वो खून में मिल जाता है, खून के कोशिका में मिलता है, और कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया। खून अलग अलग सेल में पहुंचाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को मिल जाता है। ये बात बुझा गया? अब आगे समझिए ध्यान से, हई जो आप डिजाइन देख रहे हैं यही पूरा फेफड़ा है, समझ में आया? आपका फेफड़ा है, इसी से हम लोग सांस लेते हैं, ये वाला पूरा। अब इसी को बढ़िया से बाबू लोग समझना है। मोटा मोटी आप समझ चुके हैं, लेकिन अब इसे डिटेल में समझना है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा अब एक एक बात को, ठीक है? यहां से ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले सांस नासा छिद्र से गुजरता है। ये एकदम हम लोग समझ रहे हैं। हमारे नाक के अंदर ये जो नासा छिद्र है, हम जब सांस खींचते हैं तो इसमें ये प्रवेश करता है। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं। नासा छिद्र है तो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। अब आज इस बाल का बेनिफिट समझिएगा। ऐसा नहीं है कि बाल इसी तरह है उसको निकाल देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसका यूज है, वो क्यों है इसका कारण समझिए। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण आदि को चिपका लेते हैं। मतलब जब आप श्वसन करते हो, खींचते हो, तो धूल कण हवा में मिले हुए रहते हैं जो गंदगी है, और जब आप उसे खींचते हैं तो वो जो कण होते, जो बाल होते हैं, बाल में धूल कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो गंदगी आपके नाक के अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो गंदगी अंदर जाने का प्रयास करे, लेकिन एक और चीज है, इसके बाद हवा नसा कपाट में जाती है, अंदर की तरफ नसा कपाट में अंदर जाने का वो शुरू कर देता है। लेकिन नसा कपाट के मुंह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, बताए थे आप लोग को, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है ना। और ये म्यूकस क्या होता है कि वहीं पे रहता है। यही धूल कण जब अंदर जाता है तब म्यूकस उसमें मिल जाता है। म्यूकस जब मिल जाता है तो उन धूल कणों को अपने में क्या करता है, चिपका लेता है, जो बाल में नहीं चिपकते हैं। वैसे धूल कण जो बाल में नहीं चिपके, शुरू में पहले बाल था, उसके बाद म्यूकस है, धूल कण आया, बाल में नहीं चिपका, तो म्यूकस था, म्यूकस में चिपक गया, और म्यूकस में चिपका लेते हैं। इसके बाद हवा ग्रसनी में पहुंचता है। इसके बाद तुम बहुत बढ़िया समझ रहे होगे कि वो जो गंदगी है वो नाक के अंदर म्यूकस में मिल जाता है, तो हम लोग अपना ठेठ भाषा में नकटी कहते हैं। बात बुझाया? जिसको हम देखते हैं क्लास में भी कुछ लोग अलग अलग रिहर्सल करते रहता है कि नहीं? नहीं हो तो भी रिहर्सल होता रहता है। ठीक है बाबू, हाँ अब प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, मारे वैसे नो समझ गया ना जी बाबू। देखिए अब बाबू यहाँ समझिए, इसके बाद की कहानी को हम लोग समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हवा हम लिए हुए हैं वो हवा किस में जाता है, ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी मतलब ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली में स्वर तंत्र यानी गला है। ग्रसनी में पहुंचता है जो गले से ऊपर होता है। समझ में आया? गले का मतलब ही हुआ स्वर तंत्र। फिर हवा स्वर तंत्र में पहुंचता है, मतलब कि गले में पहुंचता है, और जो गले में होता है, देखो गले यहाँ शब्द हम लिखे हुए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका मतलब स्वर तंत्र नहीं है। हम स्वर तंत्र को ही गला बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। बात बुझाया? तो हमारा स्वर तंत्र कहाँ रहता है, गले में ही रहता है, यानी कि गला ही बाजता है तभी जाकर के हम कुछ बोलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। उसके बाद स्वर तंत्र के बाद हवा ट्रैकिया में पहुंचता है। यहां से समझिए, यहाँ पे आपका गला था, अब हवा कहाँ पहुंच रहा है, ट्रैकिया में पहुंच रहा है। ट्रैकिया में पहुंचता है, ट्रैकिया से दो नली फेफड़े में गई रहती है। जो ट्रैकिया है वहां से दो नली फेफड़ा में गया हुआ है, फेफड़े में गई रहती है। इन दोनों नलियों को क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। ब्रोनकाई अभी भी बताए हैं कि दोनों को ब्रोनकाई कहते हैं। ब्रोनकाई आगे जाकर अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त रहते हैं। छोटे छोटे दो इनका टुकड़ा देखिए, ब्रोनकाई आगे जा करके दो छोटे छोटे टुकड़ों में, दो टुकड़ा हम बोल दिए, सॉरी, अलग अलग टुकड़ा में, ये ब्रोनकाई है, ये भी ब्रोनकाई है। इनके अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं इसमें जो बटे हुए हैं पाइप की तरह। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोनकियोलेस कहते हैं। ब्रोनकियोलेस के सिरा पर गुच्छा के समान रचना होती है, अभी आपको दिखाए हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं।
वास्तव में हवा वायु कोष्ठक में ही आती है। अब ध्यान से समझिए, जो हम सांस लेते हैं वो सांस लेने के बाद वो हवा पूरी तरह से हमारे जो वायु कोष्ठक होते हैं, लास्ट वाला जो गुच्छा जैसा सिरा बना हुआ है, हवा वहीं पर आता है, वायु कोष्ठक में ही आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। वायु में जो ऑक्सीजन होता है, खास करके ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा? हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और सभी जगह ऑक्सीजन पहुंचा देती है। कौन पहुंचाने का काम करता है? हीमोग्लोबिन सभी जगह ये ऑक्सीजन पहुंचा देती है, और फिर वही हीमोग्लोबिन CO2 गैस को सभी जगह से लाकर वायु कोष्ठक में छोड़ देती है। देखो, एक गाड़ी है, एक तरह से समझ लो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लोड किया, सब जगह पहुंचा दिया सारा कोशिका के पास, हर जगह से जो जो ऑक्सीजन यूज कर लिया था वहां से कार्बन लिया ऑक्सीजन के साथ, ले जाके फिर कहाँ छोड़ दिया? वायु कोष्ठक में। ये बात समझ में आया? इस तरह से सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में हवा भर जाती है, जो फेफड़ा होता है वो फूल जाता है, हवा भर जाती है। लेकिन सांस छोड़ना हो तो फेफड़े में इतनी शक्ति नहीं होती है कि हवा को फेफड़ा खुद निकाल सके। मतलब सांस तो भर गया, लेकिन सांस भर जाने के बाद उस हवा को अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हमारे फेफड़े में उतना ताकत नहीं है कि हम हवा को निकाल सके। प्रॉब्लम ये है। तो अब देखिए, इसके लिए भी ईश्वर ने रचना किया है। देखिए क्या रचना किया है। हवा को फेफड़ा खुद नहीं निकालता है, फेफड़े के नीचे एक रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। देखिए, आई देख रहे हो, यही है डायफ्राम। समझ में आया? डायफ्राम होती है, डायफ्राम ही फेफड़े को पुश करता है, मतलब धकेलता है, तो सांस बाहर निकलती है। ध्यान से समझिए, हम लोग अभी ये जो चीज देखें, ध्यान से देखिएगा, सांस जब आप लेते हैं तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर, ऑक्सीजन सहित और भी गैसेस जाते हैं, ठीक है, और ये जब ऐसे चलते हुए आगे यहाँ वायु कोष्ठक तक पहुंच जाता है, तो वायु कोष्ठक पर पहुंचने के बाद यह वायु कोष्ठक का संपर्क जो है खून से रहता है, हमारे शरीर के खून से। खून में हीमोग्लोबिन रहता है। अब इसको तुम इस तरह से समझो कि खून में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पसंद है, उसका फेवरेट है। बात बुझाया? और इससे भी ज्यादा फेवरेट हीमोग्लोबिन को मालूम है क्या है? ऑक्सीजन से भी ज्यादा फेवरेट, बताओ हीमोग्लोबिन को। चलो ये छोड़ो, सिगरेट जब पीते हैं तो सिगरेट पीने से हमारे शरीर में जहरीला गैस जाता है, खास करके कार्बन। तो आपको याद रखना है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऑलरेडी मिला हुआ। देखिए, CO2 और CO, ये दोनों अलग अलग चीज है और ये बहुत डेंजरस चीज है। CO और CO2 जो है ये उतना डेंजरस नहीं है जितना CO है। क्यों है समझो। ऑक्सीजन के साथ, देखिए कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन देख रहे हो तो CO2 हम बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बना करके, मतलब ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन से इसका काम चला देता है। जैसे 6 गो होता है ना जी, इसके पास ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 होता है, तो इसका है 2 गो ले करके इसका काम चला देता है, फिर एक और ऑक्सीजन लेकर के इसका काम चला कर अपना स्टॉक पूरा कर लेते हैं। ये बात समझ रहे हो? लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, तुमको फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखो कार्बन है, इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के पास कितने? 6। तो 2 2 4
ये 2 6, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6। अब गौर से देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पुर गए, इधर देखो 8 इसका पुर गया, और ये वाला देखो ये 8 पुर गया, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का भी 8, ऑक्सीजन का भी 8, ऑक्सीजन का भी 8, और सबका 8 8 होना चाहिए। तो भाई ये रहा CO2। लेकिन अगर इसमें से एगो O हटा दो, एगो O हटा दो, तो बोलो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही रह जाएगा। यानी ये क्रिया करने के लिए तैयार है, क्रिया किया नहीं है, क्रिया करने के लिए तैयार है, जो इसके पास आएगा उसी में ये चिपक जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल और केवल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब खतरनाक क्यों है, इसलिए ये समझिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया है। जब आप सांस लिए, और एक ऐसे आदमी सांस ले रहा है जो सिगरेट पी रहा है, जब नॉर्मल एक साधारण आदमी अगर सांस लेता है तो उसके फेफड़ा में अंदर जो गुच्छा है ना, उस गुच्छे यानी वायु कोष्ठक के पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसें पहुंचते हैं। हीमोग्लोबिन, इसका सबसे प्यारा चीज ऑक्सीजन है। ये चाहता है ऑक्सीजन को लेना, और ऑक्सीजन ले करके, मतलब सीधे से समझो कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को खींचता है और सब जगह पर जाके बांटता है। लेकिन क्या हो जब आप सिगरेट पी रहे हो और इस हीमोग्लोबिन का दोस्त है ना किसी और को लेकर साथ में आ जाए, मतलब किसको लेके आ जाए, CO को आ जाए। अब हीमोग्लोबिन किसको खींचना चाहता है, पर ये तो कार्बन इसके साथ चिपका पड़ा है। बात बुझाया? जब ये चिपका हुआ है तो ये हीमोग्लोबिन जब खींचेगा इसको, तो साथे साथे कार्बन भी खींचा जाएगा। अब हो गया यहाँ प्रॉब्लम। इसका काम था ऑक्सीजन को लेकर किसके पास लेके जाना, आए? कहने का मतलब है किसके पास ले जाने का काम था, सेल के पास। किसको पहुंचाना था, CO को पहुंचाना था। HB अपना काम यानी हीमोग्लोबिन अपना काम ईमानदारी से किया, ये ऑक्सीजन को खींचा, साथ में एक्स्ट्रा कौन आ गया, CO। ये जब आ गया तो ये ले करके चला पूरे शरीर के अंदर हर जगह, किसको ढोकर लेके गया, CO कोशिका को। CO जो है हीमोग्लोबिन कोशिका को गया, कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, मेरे पास क्या है, CO है। ये लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम ऊर्जा तभी बना सकते हैं जब तुम खाली हमको क्या दोगे, हो सकता है, हाँ ऑक्सीजन। हो सकता है कि ये अगर ले भी ले तो माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर, वो एनर्जी किससे बनाएगा, O से। CO से तो एनर्जी नहीं बना सकता, तो ये एनर्जी नहीं बना पाया। अगर ये एनर्जी नहीं बना पाएगा तो आपको शरीर में प्रॉब्लम, बीमारी होगी, कैंसर होगा, इस तरह की चीजें उत्पन्न होगी, सेल डैमेज होगा। तो ये खतरनाक चीज जो है सबसे ज्यादा, जो हम सांस लेते हैं, तो अगर सांस लेते समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाए तो हमारा फेफड़ा काम नहीं करेगा। फेफड़ा काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फेफड़ा के बाद ऐसा का चीज बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा, कुछ देर के बाद हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, कहेगा कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आया? फेफड़ा में गाढ़ बनने लगेगा, जिसके वजह से आपको कैंसर 100% होने का चांस रहेगा। इसीलिए याद रहे, जब भी कहीं पर धुआं हो, धुआं उत्पन्न हो रहा हो, तो उसमें धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकता है। प्लास्टिक जलाओगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सिगरेट पियोगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकता है, और ये सारे जो गैसें होते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, वही हमारे शरीर को बहुत भयानक नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी तंबाकू सेवन या इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता हो। ये बात समझ में आया? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे श्वसन के लिए, ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी चीज होता है। बोलो ये बात क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनोगे, एक डायफ्राम वाला बात समझ लो। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ऊपर से नीचे गिर जाए, जैसे बिल्डिंग पे गया
और वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए वो कूद गया, या गलती से कोई गिर गया, तो गिर जाने के बाद अचानक से मर जाता है। तो ऐसा है कि वो अचानक से तब मरेगा जब उसका डायफ्राम टूट जाएगा। अगर गलती से भी डायफ्राम पर चोट लग गया और डायफ्राम टूट जाएगा, तो डायफ्राम का काम क्या है ये बात समझ लेना। ये जो फेफड़ा है ना, खींचने के लिए तो खींच लेता है हवा इसमें भर भी जाता है, लेकिन जब हवा को इसे बाहर निकालना हो तो इसको ताकत चाहिए। अब इसको ताकत चाहिए कि हम इस हवा को शरीर से बाहर निकाले कैसे, छोड़े कैसे। तो जैसे ही आप छोड़ने के लिए सोचते हैं तो डायफ्राम क्या करता है कि उस हवा को धक्का देता है ऊपर, और जैसे ही ऊपर धक्का देता है हवा जो है पुश होकर के हमारे मुंह से बाहर या नाक से बाहर निकल जाता है। और अगर ये ऐसा नहीं करता, तो उस कंडीशन में हम सांस तो ले लेते, लेकिन सांस कभी छोड़ ही नहीं पाते। बेचारा सांस लेने के लिए का छोड़ ही नहीं सकता। अगर आप सांस देर तक ले लिए लेकिन हवा छोड़ नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं छोड़ पाओगे, तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। तो अचानक से किसी की मृत्यु होने के पीछे चांसेस होते हैं क्या चीज का, कि गिरने के बाद शरीर में ऐसी जगह पर चोट लग जाए जिसके वजह से क्या हो जाए, डायफ्राम टूट जाए, तो आदमी डेड कर जाता है। ये बात याद रखिएगा, इस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलिए, श्वसन समझ में आ गया। अब इसके बाद की कहानी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन हम आप लोग को ये बताएंगे कि हिचकी क्यों आता है बार बार, ठीक है, इसके बारे में। आए ना आए, हाँ, जिनको लिखना होगा 12 बजे आ जाइएगा।